कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। जय हिंद शोभा जी, जय हिंद रश्मि जी। हाँ, सभी का स्वागत है। विद्वानों, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली आज हमारे पास जो हम थोड़ा पीपीटी वाला नहीं बन पाई, तो वैसे भी इसकी आवश्यकता उतनी है नहीं, थोड़ी बहुत होती है, तो भी आपको समझाने के लिए आज है नहीं। तो आज हमारे पास जो कंटेंट था उसी को हमारे टेक्नीशियन ने हमको पकड़ा दिया। हमने अभी देखा तो हमने देखा कि ये तो काम अधूरा है, इसे तो पूरा किया नहीं गया है। पर चलिए कोई बात नहीं, आज हम हीगल को वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए, ध्यान रखिएगा, इन थिंकरों को हमको पढ़ना, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हमारे पास कुछ किताबें हैं, और मेन चीज़ क्या है, कुछ कथन है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इनके विचार, कि ये है कौन, ये बंदा कहता क्या है, इसकी सोच क्या है। ठीक, अगर बात हम हीगल की करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हीगल जो व्यक्ति है, एक ये जर्मनी का थिंकर है, बेसिकली जर्मनी का रहने वाला व्यक्ति है। और ये जो व्यक्ति है ये आपके 1770 से लेकर 1831 के बीच का इसका टेन्योर है। कब का है? 1770 से लेकर 1830 के बीच का इसका टेन्योर है। ये वो दौर है जब यूरोप में, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जर्मनी में सामंतवादी शासन व्यवस्था थी, और जर्मनी को जो था वो आसपास की जो कंट्रियां है उसका, उससे कहीं ना कहीं एक तरीके का थ्रेट था। समझ में आ रहा है? देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी हम थिंकर को पढ़ते हैं तो क्योंकि समाज उस वक्त कैसा था, क्योंकि समाज से ही व्यक्ति के बुद्धि का विकास होता है। समाज में जब व्यक्ति रहता है तो वहीं से उसके साथ सोच उसकी धीरे धीरे डेवलप होती है। फिर बाद में अपनी इंडिपेंडेंट सोच तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो सोच होती है वो विकसित होती रहती है, छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी बातों से। कई ऐसी चीजें होती है हमको खुद भी पता नहीं होता है, ठीक है? तो मतलब व्यक्ति के ऊपर उसके उस समय का इम्पैक्ट पड़ता है, उसके माहौल का इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि संगति कैसी होनी चाहिए, अच्छी होती है, क्योंकि संगति का माहौल पड़ता है। तो ये वही संगति है जिसकी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कौन सी संगति? जहां पर वो रह रहा है। और ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हम आगे जो कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? हीगल की। हीगल एक ऐसा थिंकर जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आदर्शवादी थिंकर भी कहते हैं। एक मिनट, आवाज एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप लोग? एक मिनट, जरा बात कर ली जाए। नमस्ते जी, जय हिंद सर। सर एक बात बताओ, ठीक है नागरकोटी जी, आप अलग से प्रिंट के नोट्स देंगे या नहीं देंगे? ओके। जय हिंद सर, कृपया क्लास का टाइम एक रखे, आगे पीछे नहीं। ठीक है। देखिए विद्वानों, वो 2 दिन क्लास का टाइम आगे इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त वो अलग से सूचना हुई थी जब आगे होगा, वरना क्लास का टाइम 9 बजे वाला ही है, ठीक है? तो आगे हुआ तो उसकी प्रॉपर सूचना दी गई थी, आज जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि क्लास को थोड़ा सा लंबा खींचना था, मिल को खत्म करना था। वो 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास चली थी। तो आप, क्लास का टाइमिंग 9 ही बजे है, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे किया गया। जब आगे किया जाएगा तो आपको प्रॉपर बताया जाएगा उस, ठीक है? वरना जो क्लास का टाइमिंग है वो यही है। चलिए, धन्यवाद। क्षमा चाहता हूं अगर मेरी वजह से कुछ कष्ट पहुंचा हो, पर चलिए कोई नहीं। अब आप वापस आते हैं किस पे? हीगल पे। तो हीगल कौन है? हीगल एक ऐसा विचारक है जो जर्मनी में पैदा हुआ है, और कब पैदा हो रखा है? 1770 के आसपास पैदा हुआ है। एक ऐसी स्थिति जब जर्मनी में जो सामंतवादी व्यवस्था है उसका वर्चस्व है, और वहां पर एक प्रॉपर व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई पावरफुल जो राष्ट्रवाद वाला कंसेप्ट है वो नहीं है। अगल बगल के देशों से खतरा है। इसी वक्त एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम है हीगल, और जो प्लेटो से काफी हद तक क्या होता है, इंस्पायर होता है। अब इसमें और इससे पहले के थिंकरों में क्या फर्क था? इसमें और इससे पहले के थिंकरों में यह फर्क आएगा कि जहां इससे पहले के थिंकर व्यक्ति को सेंटर में रख के राज्य को क्या करेंगे, साधन बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, इससे पहले के जो थिंकर है, जिनको हम हॉब लॉक रूसो बोलते हैं, जेएस मिल बोलते हैं, बेंथम बोलते हैं, मैकियावेली बोलते हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं,
मैकियावेली अलग हो गया। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति को बीच में रख रहे हैं, व्यक्ति को साध्य बना रहे हैं और राज्य को साधन बना रहे हैं। परंतु हीगल क्या है, हीगल वो व्यक्ति है जो ये कहता है कि राज्य जो है वो साध्य है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति साधन है। ध्यान रखिएगा, जहां पर वो व्यक्तिवाद को समर्थन कर रहे थे, यहां पर ये राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसके विचारों में क्या है, इसके विचारों में राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है रदर देन व्यक्ति के। इसकी स्वतंत्रता का जो विचार है वो भी इसी से कनेक्ट होता है, इसका सारे के सारे विचार इसी से कनेक्ट होते हैं। ठीक, अगर बात करें हीगल की, तो हीगल वो व्यक्ति है जो ये कहता है कि जो प्रॉपर ये कहता है कि राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य के विकास की बात करता है। राज्य के विकास के साथ साथ एक किसकी बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है कि स्वतंत्रता क्या होती है। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, एक तरफ से पढ़ने की। अगर हम बात करें राज्य की, इसके राज्य संबंधी विचार, तो ये क्या कहता है कि देखिए, ये सिंपल सी बात कहता है, जो राज्य है वो ईश्वर का स्वरूप है धरती के ऊपर। समझ में आ रहा? ध्यान रखिएगा, हीगल एक आदर्शवादी थिंकर है। कैसा थिंकर है? आदर्शवादी, यथार्थवादी नहीं है। ये किसकी बात करती है? कल्प, ये कहता है कि ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसा समाज बनाना है, ऐसे समाज के लिए बहुत सारी चीजें बोलेगा। इसमें से सबसे पहला जो इसका कंसेप्ट है, ये कहता है जो राज्य है, राज्य का जो विकास हुआ है वो वैसे ही जैसे हमने अरस्तु में देखा था ना, कि ये भी क्या कहता है कि परिवार से राज्य शुरू हुआ है, परिवार से राज्य शुरू हुआ है। फिर और ये भी एक चीज कहता है कि हर कोई चीज एक्चुअली में, अगर इस हम देखेंगे तो लास्ट में हम कंक्लूड ये करते हैं कि जो हीगल है, हीगल के ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय अद्वैतवाद का भी क्या रहता है, भारतीय अद्वैतवाद जो है उसका भी कहीं ना कहीं इसको हमें दर्शन दिखता है। ऐसा क्यों? साध्य बड़ा होगा साधन छोटा। हाँ बिल्कुल, साध्य बड़ा होगा साधन छोटा, सही बात। ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? तो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहले क्या कहता है, ये कहता है कि जो राज्य है उसकी शुरुआत कहां से, कहता है कि उसकी शुरुआत परिवार से हुई है। ठीक, और ये कहता है कि हर चीज जो है वो एक विचार है। इसकी पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है वो किसके ऊपर है? आइडिया के ऊपर है। और ये कहता है कि विचार जो है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या करता है, अपने आप को विकसित करता है और विकास की गति में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक, इसको समझाने के लिए कहता है कि सबसे पहले परिवार था। ठीक, और परिवार में लोग कैसे रहते थे? बिल्कुल नैतिक तरीके से, क्योंकि परिवार में कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो जब परिवार में क्या है, परिवार से आगे हमारा नागरिक समाज आया। परंतु ध्यान रखिएगा, यहां पर ये कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया? कि जहां पर नागरिक समाज जो था वो, उसके अंदर हल्का सा क्या आ गया, स्वार्थ आ गया है, उसके अंदर थोड़ी सी क्या आ जाती है, भौतिकता आ जाती है। परंतु जो परिवार है, वो परिवार क्या है, वो बिल्कुल प्योर नैतिक व्यवस्था है। और जो राज्य है वो इसी, जो इसका एक सिद्धांत आएगा आगे हम देखेंगे। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे साथ थोड़ी सी समस्या ये है कि मेरे सारे सिद्धांत एक बार एक साथ क्लैश कर जाते हैं। ठीक है, बाद में सारे के सारे धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, ये एक द्वंदात्मक सिद्धांत देता है, इसी में हम इसके साथ द्वंदात्मक सिद्धांत भी पढ़ेंगे। ये क्या कहता है अपने द्वंदात्मक सिद्धांत में? ये सिंपल सी बात कहता है कि देखिए, कोई भी विचार होगा ना, हीगल जो था वो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक था। अभी हम इस पे भी बात करेंगे, निश्चिंत रहिए जितेंद्र जी, आपको प्रश्न पूछने का पूरा समय दिया जाएगा। चलिए देखिए, हीगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको, ये एक आदर्शवादी थिंकर है, इसको समझने में थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर आएगा। ठीक है, परंतु बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हीगल की। हीगल कैसा विचारक? एक आदर्शवादी विचारक, जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि राज्य क्या है, राज्य साध्य है और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति साधन है। ठीक, जब इससे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो ये कहता है कि देखिए, जो राज्य है, इस राज्य को जब समझाता है तो ये पहली बार दुनिया में एक प्रॉपर क्या करता है, द्वंदात्मक सिद्धांत देता है। वैसा ही द्वंदात्मक सिद्धांत जैसा किसका था, सुकरात का था, क्योंकि इसके ऊपर प्लेटो का भी क्या है, असर है। ठीक, तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, हर चीज को ये कहता है कि वाद प्रतिवाद संवाद, इस तरीके से क्या होता है, कोई भी चीज आगे बढ़ती है, इतिहास का ये दौर रहता है। ठीक, तो ये इसी बात को समझाने के लिए कहता है, क्योंकि इतिहास का जो दौर है वो वाद प्रतिवाद संवाद के साथ साथ आगे चलता है। इसी आधार पर ये राज्य को जब समझाता है तो उस टाइम में क्या कहता है, उस टाइम में कहता है कि सबसे पहले जो परिवार है वो क्या होता है, वो एक वाद होता है।
और उस वाद के अंदर एक बहुत ही नैतिकता होती है, वो आपस में बड़े अच्छे से रहते हैं। परंतु क्योंकि जो नैतिकता है, जो आइडिया है, और आइडिया और विचार में क्या होता है, द्वंद्व होता है, जिसकी वजह से एक नागरिक समाज आता है। और जो नागरिक समाज है वो इसी परिवार का क्या है, बड़ा रूप है। और इन दोनों के बाद क्या आएगा, इन दोनों के बाद जो संवाद आएगा वो होगा राज्य। और राज्य क्या होगा, राज्य एक ऐसा रूप होगा जो जहां पर परम नैतिकता होगी, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो जब राज्य की स्थिति में पहुंचेगा तो क्या होगा, वो प्रॉपर विकसित हो चुका होगा, वो जो थॉट है, जो विचार है, वो क्या हो चुका होगा, विकसित हो चुका होगा। इसीलिए क्या कहता है कि जो राज्य है वो अपने आप में एक कंसेप्ट देता है, क्या, विश्व आत्मा। इसका जो विचार है, कौन सा विचार है, विश्व आत्मा का विचार। ये कहता है कि जो इतिहास है वो एक विश्व आत्मा है। विश्व आत्मा बोले तो ईश्वर है, ये ईश्वर नहीं बोलता, बल्कि ईश्वर क्या यूज करता है, विश्व आत्मा का यूज करता है। तो ये कहता है कि राज्य क्या है, राज्य इस जमीन में या इस पृथ्वी में ईश्वर का स्वरूप है। और वो जो विश्व आत्मा है, वो विश्व आत्मा अपने आप को विकसित करते हुए आगे बढ़ रही है। और वो लास्ट टाइम जब पहुंचेगी वो जर्मनी में पहुंचेगी, और फिर जो जर्मनी में बनेगा वो जर्मनी राष्ट्र जो बनेगा, वो राष्ट्र क्या होगा, वही वो राष्ट्र होगा जहां पर एक्चुअल स्वतंत्रता होगी, जहां पर एक्चुअल में राज्य नैतिक हो चुका होगा। हर व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच चुका होगा कि जो राज्य कह रहा है उसको मानेगा। और यही स्थिति क्या है, इसी को ये आदर्श स्थिति कहता है। जब क्या हो जाता है, जर्मनी में क्या हो जाएगा, पूर्ण स्थिति में पहुंच जाएगा। इसको समझाने के लिए कहता है कि स्टार्टिंग में जो चाइना है वहां पर राज्य का जन्म होता है, और धीरे धीरे वो भारत में अपनी प्रौढ़ अवस्था में आता है। और जर्मनी पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाएगा, जर्मनी जब तक वो पहुंचेगा तब तक वो पूर्ण विकसित हो जाएगा। क्लियर। पहली चीज क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि इतिहास द्वंद्वात्मक आधार पर आगे बढ़ता है। एक विचार होता है जिसको ये वाद कहता है, दूसरा क्या होता है, उस विचार से निकल के खिलाफ एक अलग विचार आता है जिसको प्रतिवाद कहते हैं। और ये कहता है कि वाद और प्रतिवाद से फिर संवाद निकलता है। और इसी चीज को ये अपने राज्य में भी समझाता है कि किस तरीके से परिवार और नागरिक समाज से राज्य आया। और ये राज्य को सब कुछ मानता है और कहता है कि राज्य ही सब कुछ है। क्यों, क्योंकि राज्य अपने आप में एक थॉट है, ईश्वर का रूप है, विश्व आत्मा है। वो जो कह रहा है वही सत्य है, और वो जो कहेगा वही न्याय है। तो व्यक्ति के कर्तव्य भी क्या है, व्यक्ति के कर्तव्य भी क्या है, राज्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ काम करेगा, जो राज्य कह रहा है वही सुनेगा। तो ये इस तरीके से ये राज्य को क्या करता है, डिफाइन करने की कोशिश करता है। क्लियर, समझ में आया कि किस तरीके से राज्य के संबंध में बात करता है। आगे बढ़े, यहां तक किसी एक प्रश्न। हाँ, श्वेता जी क्या कह रही है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का उदाहरण। हाँ, अब देखिए, अगर हम बात करें इसके स्वतंत्रता के विचार की, किसके विचार की, स्वतंत्रता के विचार की, तो ये भी क्या है, ये भी कहता है कि बिल्कुल स्वतंत्रता होनी चाहिए। पर ये कहता है कि स्वतंत्रता कैसी, किस प्रकार की स्वतंत्रता। तो सिंपल सी बात करता है कि देखिए, स्वतंत्रता वही है जो राज्य आपको करने को कह रहा है और आप कर रहे। ध्यान रखिएगा, यहीं पे एक इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, उदारवाद, जो क्या कहता है कि सब कुछ व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। व्यक्ति जो कर रहा है, व्यक्ति जो कह रहा है वही सत्य है। ठीक है, व्यक्ति के पास सोच है, ठीक है। ये क्या कहता है कि नहीं, व्यक्ति खुद उस राज्य का पार्ट है। समझ में आ रहा है। ये क्या कहता है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति खुद एक पार्ट है। और जब राज्य जो है वो क्या है, वो संपूर्णता है। और जब राज्य क्या होगा, विकसित होगा, तो स्वतः ही व्यक्ति भी विकसित होगा। राज्य का नैतिक विकास हो रहा है, उसमें स्वतः ही व्यक्ति का विकास है, क्योंकि व्यक्ति और राज्य अलग नहीं है। ये कहता है कि जिस तरीके से व्यक्ति होता है ना, वैसे ही राज्य का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। मतलब एक तरीके से ये राज्य को क्या कर रहा है, एक जैसे हम कहते हैं ना कि भारत क्या है, भारत एक राष्ट्र पुरुष है। यही वाला कंसेप्ट किसका है, यही वो जर्मनी के लिए यूज करता है कि जो राज्य है वो अपने आप में राष्ट्र पुरुष है, और वो अपना विकास करना चाहता है। और वो विकास के लिए क्या कर रहा है, डायलेक्टेड मेथड यूज कर रहा है, जिसको क्या कहते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक, जिसमें क्या होता है, वाद
प्रतिवाद और संवाद, इसके आधार पर क्या होगा, इसके आधार पर ये चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। और हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये करना है कि किस तरीके से हम राज्य के सहयोगी बन सके। समझ में आ रहा है? यहां पर व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है, व्यक्ति किसी अधिकार की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति के कंप्लीट राज्य कंप्लीट क्या है सर, वो है क्या कहते हैं, जो संप्रभुता है वो बिल्कुल उसके पास है। किसके पास? राज्य के पास। एक तरीके से राष्ट्रवाद का जो उग्र कंसेप्ट है, जो आज की डेट में, इसीलिए ध्यान रखिएगा, हीगल को कहा जाता है कि ये फांसीवाद का भी जनक है। किसका जनक है? फांसीवाद का। क्योंकि फांसीवाद में किसकी बात करते हैं कि राष्ट्र सब कुछ है, राष्ट्रवाद भी किसकी बात करता है। पर ध्यान रखिएगा, हीगल का राष्ट्रवाद जो है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं कि उस जो जर्मनी का जो हिटलर है, ये कहीं ना कहीं हीगल से क्या थे, क्योंकि इन्होंने भी क्या करा कि सबसे महत्वपूर्ण जर्मनी राष्ट्र के लिए सब कुछ जो भी होगा जर्मनी के लिए होगा। ठीक है, तो इस आधार पर क्या आता है, उम्मीद है आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आगे बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। पता है एक्चुअली स्लाइड में क्या होता है ना, स्लाइड में देखो जैसे यही चीज है, स्लाइड में क्या होता है, स्लाइड में उसको बहुत लंबे लंबे तरीके से पढ़ा जाता है, यहां पे हो जाता है एकदम से। हीगल देखो एक्चुअली आप क्या कह रहे सर, क्या हीगल मार्क्स का गुरु था? देखिए नहीं, हीगल मार्क्स का गुरु नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में नैतिकता है। वहां पर जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो रहा है वो नैतिकता के बेस पे हो रहा है, जबकि मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो भौतिक के ऊपर है। इसका जो द्वंद्वात्मक है वो कैसा है? नैतिक है। और उसका जो द्वंद्वात्मक है वो कैसा है? भौतिक है। समझ में आ रहा है? तो मार्क्स का कैसा है द्वंद्वात्मक? हाँ, ये कह सकते हैं कि मार्क्स ने जो इतिहास को डिफाइन करा, जो वो तरीका उसने द्वंद्वात्मक पद्धति का लिया, वो द्वंद्वात्मक पद्धति का तरीका उसने हीगल से ही लिया। हीगल ही वो व्यक्ति है जिसके, परंतु आपने देखा होगा मार्क्स क्या कहता है कि मैंने हीगल को सर के बल हीगल को मैंने सर के बल खड़ा पाया और मैंने उसको पैर के बल खड़ा कर दिया। ठीक है, हीगल की फ्रीडम पॉजिटिव थी सर, और हीगल इंडिविजुअल फ्रीडम के, हाँ देखिए इंडिविजुअल फ्रीडम कहां से, आप ये देखिए रचना जी, इंडिविजुअल फ्रीडम कहां से बची, जब वो कह रहा है कि आपकी स्वतंत्रता क्या है? आपकी स्वतंत्रता है राज्य के द्वारा बताए गए कामों को पूरा करना, या राज्य के द्वारा बताए गए कर्तव्यों को करना ही स्वतंत्रता है। समझ रहे हो? ये क्या कह रहा है कि जो स्टेट ने बोल दिया वही जब करोगे तो वही एक्चुअली में स्वतंत्रता है। तो इसलिए जो जो वर्तमान स्वतंत्रता की जो आइडियोलॉजी है, जो अधिकारों की बात है, वहां ये अधिकारों की बात क्या करता है? बिल्कुल नकार देता है स्वतंत्रता की बात। ये कहता है कि अकेला क्या स्वतंत्र होना, मेरे को स्वतंत्र है, मैं अकेला क्या है? अकेला कुछ है ही नहीं, तुम सभी तो राज्य है और राज्य के लिए ही है। तो ये अपनी स्वतंत्रता का वो, इसके लिए वही स्वतंत्रता जिसमें राज्य की उन्नति हो सके, क्योंकि राज्य की उन्नति से ये क्या कहता है कि इसकी उन्नति ये उसका ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? ये व्यक्ति को क्या करता है, इसलिए कहा जाता है कि इसके लिए कथन आता है कि हीगल ने राज्य की वेदी में व्यक्ति के अधिकारों की आहुति दे दी। ये किसके लिए कहा जाता है? हीगल के लिए। क्योंकि व्यक्तियों के जो अधिकार है वो अधिकार कंप्लीटली क्या हो गए? सरेंडर हो गए राज्य के आगे। जो राज्य कहेगा वही मानना है। और राज्य क्या कर रहा है? राज्य अपने विकास के दौर पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। उसके लिए जो भी चीज ध्यान रखिएगा, ये कहता है कि ये जो विश्व आत्मा है वो एक अपनी एक स्पीड से चल रही है। और यहां ध्यान रखिएगा बीच में ये युद्धों का भी समर्थन करता है। ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो युद्ध है ना, उस युद्ध से ये विकास की गति कम हो सकती है, बढ़ भी सकती है, परंतु फिर वापस इस विकास की गति आएगी और फिर विकास की गति चलेगी। और ये युद्ध का समर्थन में करता है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये कहता है कि जो माना एक तालाब है, उस तालाब में कचरा भर गया, तो जिस तरीके से बाढ़ जब आती है तो उस कचरे को बहा के ले जाती है, इसी तरीके से कहता है कि कभी कभी युद्ध भी क्या कर देता है, जो फालतू का कचरा होता है उस कचरे को साइड करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा हीगल युद्ध का भी समर्थन करता है। क्लियर? राज्य का विकास हो गया, हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति समझ में आई ना आपके? देखो इसमें एक्चुअली हमने 2-3 चीजें पढ़ ली। हमने द्वंद्वात्मक पद्धति समझ ली, द्वंद्वात्मक पद्धति समझ में आई आपको?
इसके आधार पर क्या क्या है, ठीक है, क्लियर। और क्या बचा इसमें, हीगल में और क्या बचा, हीगल में फिलहाल है तो इतना ही। देखो 20 मिनट में हीगल खत्म हो गया। एक्चुअली में हीगल में है ही इतना, पता है, इसमें वही चीजें होगी लिखी हुई। देखो द्वंदात्मक भौतिकवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद में क्या कहता है ये, कि विचारों और चेतना आपस में अंतर विरोध है और इतिहास उस गति से आगे बढ़ता है। ठीक है, आत्मा पूर्ण विकास, एक आत्मा, एक वही कि आत्मा क्या है, अपने आप का जब तक वो पूर्णता में पहुंचना चाहती है, वही राज्य के अंदर है, वही व्यक्ति के अंदर है, व्यक्ति भी पूर्णता की तरफ पहुंचना चाहता है और राज्य भी पूर्णता की तरफ पहुंचना चाहता है। हाँ, हीगल की कुछ किताब है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। हाँ वो एक्चुअली वो नहीं है ना, देखो इसकी एक बुक है द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, एक बुक है द फिनोमिना ऑफ स्पिरिट, एक बुक है साइंस ऑफ लॉजिक, ये बुक इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं साइंस ऑफ लॉजिक से। चेतना, चंद्रा जी जो आप कह रही ना कि हीगल और मार्क्स की द्वंदात्मक पद्धति में फर्क है, बिल्कुल हीगल और मार्क्स की द्वंदात्मक पद्धति में फर्क यही है कि इनका जो हीगल का द्वंदात्मक भौतिक द्वंदात्मक सिद्धांत है, उसका जो मेन चीज है वो है नैतिकता, वो है आइडिया, वो है विचार। वो कहता है कि जो आपस में जो टकराव हो रहा है वो विचारों का टकराव हो रहा है, और दो विचारों के टकराने से एक तीसरा विचार निकल रहा है और वो उन दोनों विचारों से ज्यादा बेहतर। ध्यान देखिए, पहले हीगल का द्वंदात्मक भौतिकवाद समझिए, थोड़ा सा सॉरी मैं बता देता हूं। देखो हीगल क्या कहता है, हीगल दो चीजें कहता है। क्या कहता है, हीगल कहता है कि देखिए अगर उसको द्वंदात्मक भौतिकवाद को हम समझे, ये एक शब्द बोलता है वाद, एक कहता है प्रतिवाद, और तीसरा कहता है संवाद। इन तीन चीजों को ध्यान रखिएगा। वाद, यार इसमें हो नहीं रहा, हाँ यहाँ आप देखो, हम बात करते हैं हीगल की, ठीक, ये चमक रहा है क्या बोर्ड, यार कैसे होगा, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ देखो, पहले हीगल का समझते हैं। हीगल क्या कहता है, हीगल कहता है कि हीगल का कौन सा सिद्धांत द्वंदात्मक दिखते हैं। ये होता है जब पता जब कोई चीज सही से ना हो ना, ऐसे गड़बड़ हो जाती है। अभी माय भाई, हीगल देखो, हीगल क्या कहता है अपने द्वंदात्मक भौतिकवाद में तीन चीजें बताता है। कौन कौन सी, एक बोलता है वाद, एक बोलता है प्रतिवाद, और एक बोलता है संवाद। इन तीन चीजों को पहले ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा, वाद प्रतिवाद संवाद। ये क्या कहता है कि जो ये वाद है ना, ये सबसे पहले एक विचार आए, ये क्या है, ये सबसे पहले विचार, विचार क्या था, एक विचार है। वाद क्या है, अपने आप में एक विचार है। अब धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है कि इस विचार के खिलाफ कुछ अन्य विचार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक, एक विचार है, उस विचार के खिलाफ एक और विचार उत्पन्न हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, जिसको कहते हैं प्रतिवाद, ठीक। अब क्या कहता है कि अब क्या है कि दो विचार आपस में क्या है, उपस्थित है, कौन कौन सा, एक वाद वाला कंसेप्ट और एक इसके विपरीत में निकला हुआ प्रतिवाद वाला कंसेप्ट, ठीक।
अब ये क्या कहता है कि जब ये दोनों विचारों में क्या होगा, टकराव होगा, तो इसमें कुछ विचार यहां से निकलेंगे, कुछ सही चीज यहां से निकलेंगे, और इन दोनों से क्या बनेगा, संवाद बनेगा। समझ में आ रहा है? वाद प्रतिवाद से क्या निकलेगा, संवाद निकलेगा। और फिर क्या कहता है कि कुछ समय बाद ये संवाद वापस क्या बन जाएगा, वाद बन जाएगा। फिर इसके रिस्पॉन्स में क्या निकलेगा, प्रतिवाद। इस तरीके से जो राज्य है या जो भी इतिहास है, वो इस तरीके से विचार को, विचार की खोज में एक ऐसा विचार जो क्या हो, जिसके बाद किसी विचार की आवश्यकता ही ना रहे। समझ में आ रहा है? अद्वैत क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि खुद कहता है कि क्या एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां पर पहुंच के सब पा लिया। तो वो यही कहता है कि वो स्थिति कब है, जब इस तरीके से हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी जहां पर जो ये वाद प्रतिवाद संवाद है ये पूर्ण हो जाएगा। अब इसके खिलाफ कोई प्रतिवाद नहीं निकलेगा, वो होगी पूर्णता की स्थिति। उसको, जिसको हम क्या कहेंगे कि जब आपको, जैसे भारतीय संस्कृति में क्या बोलेंगे कि जब आपको वो ज्ञान मिल जाए जिसमें आपके सब चीज सारी सत्यता आपके पास है। ठीक है, तो ये वही कहता है कि जो ये वाद प्रतिवाद संवाद ये चलता रहता है, और यही इतिहास है, यही है जो वास्तविकता है। इसी वाद प्रतिवाद संवाद के आधार पर क्या होता है, इतिहास आगे बढ़ता है, और इतिहास क्या होता है, एक राज्य के रूप में उसको डिफाइन करता है, और कहता है कि वो क्या होता है, आगे बढ़ते हुए चला जाता है। और इसमें जो व्यक्ति है वो खुद इसी का पार्ट है, इसलिए उसको क्या करना है, उसको इस चलते हुए या बढ़ते हुए इतिहास में सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या करना है, जो ये राज्य कह रहा है, जो ये राष्ट्र कह रहा है, उस राष्ट्र का क्या करना है, उस राष्ट्र का समर्थन करना है। जो भी वो कह रहा है वो काम करना है, क्योंकि वही काम करने में उस व्यक्ति का भी भला है। उस व्यक्ति का भला अलग से अपने आप की अलग स्वतंत्रता में उसका फायदा नहीं है, उसका फायदा इसी में ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो राज्य है वो क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो विकास कर रहा है। तो वो विकास कर रहा है तो ये भी स्वतः ही विकास करेगा। इसलिए इसको सब कुछ वो काम करने चाहिए जिसमें राज्य क्या हो, विकसित हो सके, राज्य आगे बढ़ सके, और राष्ट्र ही सब कुछ है। व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ नहीं है, सब कुछ को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। क्योंकि इसके सेंटर में क्या है, इसके सेंटर में विचार है। ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है, आइडिया के लिए कर रहा है, ज्ञान के लिए कर रहा है, नॉलेज के लिए कर रहा है। क्यों? और ईश्वर की मुक्ति के लिए कर रहा है। एक्चुअल में कहे तो मुक्ति के लिए कर रहा है। और मुक्ति कब होगी? मुक्ति तब होगी जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और मार्क्स में क्या फर्क आ जाएगा, मार्क्स में यहां विचार की जगह क्या आ जाएगा, विचार की जगह यहां आ जाएगी भौतिकता। क्या आ जाएगी? बहुत पदार्थ आ जाएगा। विचार की जगह क्या आ जाएगा यहां पे, मिटेगा कैसे यार, ये मिट क्यों नहीं रहा मेरे से? मार्क्स में क्या आ जाएगा, विचार की जगह क्या आ जाएगा मार्क्स में, पदार्थ। वो कहता है कि सब कुछ किसके लिए, वाद प्रतिवाद जो भी चल रहा है वो पदार्थ के लिए चल रहा है। दो वर्गों में बट गया, वहां वो वर्ग में बांट देता है। वो कहता है कि दो वर्ग बट गए, एक पैसे वाला एक गरीब। तो एक वाद प्रतिवाद आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। किसके लिए? इस पदार्थ के लिए। तो पहले क्या थी, पहले दास व्यवस्था थी, दास व्यवस्था के बाद सामंतवादी व्यवस्था आई। सामंतवादी वो लास्ट में कहां पहुंचा देता है, वो राज्य ही समाप्त कर देता है। कहां पहुंच जाता है? राज्य विहीन समाज में। और ये क्या, ये कहां पहुंचता है, राज्य जब क्या हो जाए, साध्य हो जाए। राज्य, यहां ध्यान रखिएगा, राज्य को क्या कह रहा है, सर्वोपरि मान रहा है। और राज्य का विकास ही व्यक्ति का विकास है। राज्य का हित ही व्यक्ति का हित है। राज्य के हित के लिए किया गया कार्य ही अधिकार है। राज्य के हित के लिए किया गया कार्य ही स्वतंत्रता है। और इसी को क्या कहता है, स्वतंत्र, सकारात्मक स्वतंत्रता कहता है। सिंपल सी बात ये कहता है कि देखिए, क्या मान लिया जाए एक माँ है और एक बच्ची है, बच्ची पढ़ नहीं रही है, ठीक। अब वो माँ उस बच्ची के कान में दो पटाखे मार के उसको पढ़ाएगी, तो वो उसकी स्वतंत्रता छीन रही है क्या उसकी स्वतंत्रता दे रही है?
जिस तरीके से वो उसको स्वतंत्र कर रही है ताकि भविष्य में क्या हो, उसका फायदा हो, इसी तरीके से जो राज्य है वो भी जो काम करेगा, अगर कोई नहीं कर रहा तो उससे वो काम करवाएगा, क्योंकि एंड ऑफ डे उस व्यक्ति का ही उसमें क्या है, फायदा है, उसमें राज्य का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राज्य तो अपने इतिहास से गणित में आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में वो कहां पहुंचेगा, जर्मनी में पहुंचेगा, जहां पर वो क्या हो चुका होगा, कंप्लीट रूप से पूर्ण विकसित हो चुका होगा, पूर्ण साध्य हो चुका होगा, और उसमें पूर्णता आ गई होगी। ऐसा हो गया होगा कि क्या ये कहते हैं कि कैसे जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जहां पे सब कुछ है, नैतिक राज्य। ये जर्मन को क्या कहता है, जर्मन जो राष्ट्र है वो कैसा है, एक नैतिक राष्ट्र की तरह है। यही है बेसिक सी हीगल की थ्योरी, उसका राज्य का सिद्धांत। उम्मीद आप समझ गए होंगे। वो विश्व आत्मा कहता है किसको, राज्य को। कहता है ईश्वर का साक्षात रूप है, और अब क्योंकि ईश्वर का रूप है इसलिए हम उसका विरोध तो कर ही नहीं सकते। विरोध किस, हम ईश्वर का क्या विरोध करेंगे। ठीक है, तो वो ईश्वर के तुल्य बता देता है किसको, राज्य को। सारी की सारी पावर्स राज्य पे चली जाती है, और व्यक्ति के पास कोई पावर नहीं रहती। बस वो कहता है कि व्यक्ति राज्य के लिए काम करे, जब राज्य मजबूत होगा तो खुद ब खुद व्यक्ति भी मजबूत होगा। क्लियर, कोई समस्या। और क्या था इसका, युद्ध की संकल्पना बता दिए मैंने। क्लियर। हाँ, एक चीज और, एक चीज ध्यान रखिएगा, हीगल भी किसके समर्थन करता है, हीगल भी हमेशा संवैधानात्मक शासन प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। परंतु इसका यह मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति नहीं बनवाते, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ईश्वर बनाता है। मतलब बहुत ज्यादा फिलोसोफर व्यक्ति है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एक तरीके से धार्मिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे क्या हो सके, व्यक्ति की मुक्ति हो सके, वैसी वाली बात करता है। और फिलहाल हीगल में और ऐसा कुछ है जो हीगल में इसके अलावा छूट गया है तो मुझे बता सकते हैं आप। हाँ, तो कुछ लग नहीं रहा मेरे को। कुछ रह गया हीगल में तो बताओ। एक बुक है, उस बुक का नाम है एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट। हाँ, बुक का नाम क्या है, एक बुक का नाम है एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, 1821। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पे वो अधिकारों की बात करता है, और यहीं पे वो कहता है कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता की कुछ नहीं, ऐसा कोई कोई अधिकार नहीं होता है, अधिकार वही जो राज्य करने को कहे। क्लियर। एक दूसरी बुक है इसकी, लेक्चर ऑफ द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, कि इतिहास कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, क्या नाम है, लेक्चर ऑफ द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1857। एक इसकी बुक है द साइंस ऑफ लॉजिक 1816, द साइंस ऑफ लॉजिक। एक इसकी अगली बुक है द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन 1802। एक इसकी अगली बुक है लेक्चर ऑफ द फिलोसफी ऑफ रिलीजन। क्लियर, कोई समस्या, कोई प्रश्न। ऐसे एक इसका एक वो था यार, वो मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, या किसी को कोई लगा कि कोई कोई कुछ छूट गया हीगल से। बेसिक इसका राज्य का सिद्धांत था, इसका परिचय था, इसकी बुकें थी, इसकी द्वंद्वात्मक सिद्धांत था। ठीक है, और इसका आइडिया का जो विचार था वो था, शासन प्रणाली थी। और क्या बचा, हाँ ध्यान रखिएगा एक चीज और, इसने तीन चीजें बताई जो मैंने आपको बताई थी ना, व्यक्ति, परिवार, सम, ए, सम, ए, परिवार था, और दूसरा नागरिक समाज, और तीसरा राज्य। क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं, इसकी द्वंद्वात्मक पद्धति भी बन सकता है,
इसके अधिकार पे बन सकता है, इसकी बुकों पे बन सकता है, ठीक है, या कोई स्टेटमेंट आ जाएगी कि किसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, या कोई थॉट आ जाएगा कि ये ऐसा राज्य के सामने सारे के सारे अधिकारों को सरेंडर कौन कर देता है, ऐसे प्रश्न। देखिए सिंपल सी बात, ये क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, सिंपल सी बात कहता है, देखिए क्या है, एक होता है राज्य, ठीक, जो क्या है सबसे विकसित रूप है, अपना एक प्रॉपर उसका व्यक्तित्व होता है। उसके बीच में एक होती है जिसको कहते हैं नागरिक समाज, ठीक, और उससे पहले एक और रूप है जिसको कहते हैं परिवार। ये क्या कहता है कि परिवार में क्या है, नैतिकता है, ठीक। उसके बाद जो नागरिक समाज कहता है ना, कहता है ये जो नागरिक समाज है ये राज्य नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि समाज ही, जैसे मिल क्या कहता है, समाज ही राज्य है, ये कहता है नहीं, जो नागरिक समाज है ना, ये नागरिक समाज का काम क्या है कि जितने भी नौकरशाही के काम होंगे, समझ रहे, नौकरशाही क्या, कि ये कार्यपालिका के काम, विधायिका के काम, न्यायपालिका के काम, ये काम करेंगे। बस फर्क इतना होगा कि जो ये नौकरशाही होगी, इसके अंदर क्या होगी, सार्वभौमिकता होगी, मतलब भौतिकता को प्राप्ति के गुण होंगे, ये भौतिकता कलेक्ट करना चाहेगी। जबकि परिवार क्या है, प्रॉपर नैतिक है, और राज्य क्या है, प्रॉपर नैतिक है, ठीक है। इसके लिए इसने एक शब्द यूज किया था जिसको कहते हैं परार्थवाद, परार्थवाद। ये कहता है कि राज्य और परिवार क्या है, ये परार्थवाद होते हैं, क्या होते हैं, परार्थवाद। और जबकि जो नागरिक समाज होता है वो कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है, ठीक। क्या ये क्या कहता है, ये परिवार क्या है, परार्थवाद है, और जो नागरिक समाज है वो क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। इसलिए राज्य जो है वो क्या होगा, सार्वभौमिक परार्थवाद, उसमें सार्वभौमिक के भी गुण होंगे, परार्थवाद के भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था ना कि वाद प्रतिवाद संवाद, और संवाद में क्या आएंगे, दोनों के गुण। तो वाद में जो परिवार है वो कैसा है, परार्थवाद बोलता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि भाई क्या किया जाए, क्या गलत गलत, हमेशा स्वच्छ नैतिक है। परंतु जो बीच में क्या आ जाता है, बीच में जो आ जाता है कौन, जो नागरिक समाज आ जाता है, जिसके अंदर नौकरशाही होती है, जिसके अंदर कार्यपालिका होती है, जिसके अंदर जुडिशरी होती है, क्योंकि उनके अंदर मोह होता है, उनके अंदर वो जो मोह होता है उससे सार्वभौमिकता आती है। तो जो सार्वभौमिकता और परार्थवाद, इन दोनों में जब क्या होता है, द्वंद्व होता है, उसके बाद जो संवाद निकलता है, जो राज्य निकलता है, उसमें सार्वभौमिकता के भी और परार्थ के दोनों के गुण होते हैं। परंतु अपने विकासिक दृष्टि में आगे पहुंचते हुए लास्ट में क्या क्या करना चाहता है कि वो सार्वभौमिक परार्थवाद की तरफ पहुंचना चाहता है, ठीक है। और नौकरशाही में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये कहता है कि जो भी शासन है उस शासन को चलाने का काम किसका है, नौकरशाही, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए। राज्य दिख तो नहीं रहा है, भले ये क्या कह रहा है कि ईश्वर का रूप है, भले ये क्या कह रहा है कि ये क्या है कि आत्मा है, विश्व आत्मा है, वो विश्व आत्मा दिख तो नहीं रही है। ग्राउंड में काम कौन कर रहा है, ग्राउंड में जो काम कर रहा है उसको नौकरशाही कहते हैं। परंतु ये ध्यान रखिएगा, उसको ये राज्य नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनके अंदर भी स्वार्थ है। पर राज्य कैसा है, इसका राज्य बिल्कुल नैतिक है। ये कहता है कि राज्य का मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी जगह जो कभी गलत हो ही नहीं सकती, समझ में आ रहा है। जिस तरीके से परिवार में एक दूसरे के साथ संबंध होता है, वैसा ही राज्य सबके साथ संबंध करता है। परंतु बीच में जो नौकरशाही होती है, क्योंकि व्यवस्था चलाने के लिए कुछ लोग होने चाहिए, तो वो होते हैं। पर वो भी एक स्थिति में जब राज्य पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा, तो उनके अंदर भी जो ये भौतिकवाद है वो अलग हो जाएगा। वो भी क्या हो गए, परमात्मा या परम जो उसके अंदर विलीन होने के लिए वो भी तत्पर हो जाएंगे। क्लियर, कोई समस्या, कोई प्रश्न। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, इसलिए इसको कभी कभी लोग बहुत टफ समझ लेते हैं, जबकि इसमें इतना टफ कुछ है नहीं, है बहुत 5 मिनट का थिंकर है, अगर समझाने जाए 10 मिनट के अंदर निपट जाएगा। परंतु क्योंकि समझने में थोड़ी समस्या होती है तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है। किसी को और कोई प्रश्न, कोई डाउट है भाई? बिल्कुल, हीगल की आलोचना में, हीगल की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि तुम कह रहे हो कि विश्व आत्मा है, तुम अधिकार नहीं दे रहे हो, किसी को अधिकार नहीं दे रहे हो, तो खत्म हो गया सीधा सीधा। तुमने किसी को अधिकार ही नहीं दे रहे हो तो कोई तुमको मानेगा कैसे?
इसकी आलोचना ही तो है, तभी तो इसको क्या कहते हैं कि इसका जो दर्शन है वो कैसा दर्शन है, वो जर्मनी की हिटलर जैसे लोग पैदा कर रहा है, ये इसकी आलोचना ही तो है। ठीक, इसकी आलोचना ही तो हीगल वो कर रहा है, कौन, मार्क्स कर रहा है। मार्क्स क्या कहता है कि ये चेतना चूतना कुछ नहीं होता, जो भी होता है भौतिकता होता है। तो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम स्वप्न उगा रहे हो। ठीक, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा राज्य की जो जर्नी शुरू हुई थी वो चाइना से शुरू हुई, चाइना में राज्य पैदा हुआ, भारत से होते हुए जर्मनी तक पहुंच रहा है। तो तुम कहानियां बता रहे हो, कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, राष्ट्रवाद का बिल्कुल चरम, मतलब बिल्कुल राष्ट्र ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ नहीं। राष्ट्र के आगे तुम्हारे कोई अधिकार नहीं, तुम्हारे कोई कानून नहीं। और कुछ? देखो, हीगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आपने इसमें राजेश मिश्रा अगर पढ़ोगे तो मिलेगा आपको। ये कहता है कि जो तर्क है ना, क्या, एक सिंपल सी बात कहता है, जो तार्किक है, क्योंकि यहां पर भी जो वाद और प्रतिवाद के बीच में जो विचार के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट तर्कों के आधार पर होगा। और ये कहता है कि जो तर्क है वही वास्तविकता है, और जो वास्तविकता है वही तर्क है, यही अद्वैत है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि इन जितने भी दार्शनिक जो ये फिलोसोफर आदर्शवादी हुए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन का इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। क्योंकि भारत में भी क्या कहते हैं कि सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। इसी तरीके से ये भी वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो तर्क है, जो विचार है, वही वास्तविक है, और जो वास्तविक है वही विचार है। इसके लिए एक और बहुत बेहतरीन चीज बोलता है, जो मुक्ति मूलक है, मुक्ति मतलब वही जहां से क्या हो जाए, सब प्राप्त हो जाए, जहां पर होके सब हो जाना, अद्वैत है ये। वहां की क्या कहता है कि जो मुक्ति मूलक है वही वास्तविक है, और जो वास्तविक है वही मुक्ति मूलक है। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से थोड़ा सा ये एक ऐसा फिलोसोफर है जो आदर्शवाद की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, विचार की बात करता है, और उस विचार के आधार पर राष्ट्र को लेके आता है, राष्ट्र का बिल्कुल समर्थन करता है, और बहुत पावरफुल तरीके से राष्ट्र की पुरजोर वकालत करता है। कहता है कि राष्ट्र के आगे कोई अधिकार नहीं, राष्ट्र के आगे कोई स्वतंत्रता नहीं, जो राष्ट्र कह रहा है वही अधिकार, जो राष्ट्र कह रहा है वही स्वतंत्रता। क्योंकि राष्ट्र को क्या करना है, विकसित करना है, और वो राष्ट्र अपने, वो तुम नहीं करोगे, वो अपने विकास की गलती में चला हुआ है, बस हाँ तुम बीच में आते रहोगे, चलता रहेगा। और ये अभी भी चल ही रहा है। बीच में फ्रांस की क्रांति हुई, ऐसी क्रांतियां होती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से विकास की गति में पहुंचेगा, और लास्ट में जर्मनी में पहुंचे क्या हो जाएगा, ये पूर्ण विकसित हो जाएगा। उम्मीद है आपको हीगल समझ में आया। इसके अलावा हीगल में कुछ है नहीं विद्वानों, अब पूरा समझ में आ रहा है, बहुत बड़े बड़े थिंकर नहीं है, बस कंसेप्ट आपके समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। हीगल की बुक्स हीगल की किताबें, ये है हीगल की महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट किताबें। दिख रही है? द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, द phenomenology of spirit, the science of logic, the encyclopedia of philosophical science, lecture of ethics, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एलिमेंट ऑफ द फिलोसफी, ये एलिमेंट ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट। ध्यान रखिएगा, हीगल की एक आधी किताब तो मिलेगी ही मिलेगी पेपर में। ऐसा नहीं है कि हीगल आपको पेपर में अनछुआ रहेगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, खुल के पूछ सकता है।